नमस्कार साथियों, मैं अतुल राजपूत स्वागत करता हूं आपका एक बार आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है एलएलबी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम यहां पे आज एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और ये हम वीडियो पार्ट बाय पार्ट 2-4 वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ से आपका पेपर निश्चित होगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किसने विधि स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत के रूप में किया है? देखिए, सामंड ने, हॉलैंड ने, ऑस्टिन ने या पैटर्न ने। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विधि स्रोतों का विभाजन जो है औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोत के रूप में किसने किया था? तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामंड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंड के अनुसार विधि के विधिक स्रोत ऑप्शन है विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं, विधि द्वारा कोई प्रारूपिक मान्यता नहीं होती, विधि का प्रवर्तन मध्यवर्ती होता है, या एकमात्र द्वारा जिसके होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल सकता है उपरोक्त कथनों में से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये यहाँ देखना है हमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो सामंड के अनुसार विधि के जो स्रोत हैं वो विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं, एक तो ये सही है, और एकमात्र द्वारा जिसके होकर नए सिद्धांत में विधि में प्रवेश मिल सकता है। ये कि ऑप्शन 1 और 4, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्गीकरण किसने किया है? विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये कीटन ने किया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि ये कीटन ने विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्णन किया है। आगे है विधिज्ञों की राय। विधिज्ञों की राय कैसी होती है? विधि का साधारण स्रोत है, विधि पर अब विधिज्ञों की राय क्या है? ये विधि का साधारण स्रोत है, या विधि का ऐतिहासिक सामग्री स्रोत है, विधि का विधायी सामग्री स्रोत है, या विधि का स्रोत नहीं है? तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ पे कि विधि का कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी, विधि का कोई स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए आप क्रॉस चेक करें एक बार। ठीक है, क्रॉस चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है, यह कथन है। अब यह कथन कैसा है? ये किसका कथन है? तो सेविग्नी का है, सामंड का है, या ड्यूगिट का है, या हॉलैंड का है? तो ये सामंड का कथन है। सामंड का कहना है कि विधि जो है सामंड का कहना है कि रूढ़ का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है। ठीक है, वो प्रथा का वही संबंध है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, रूढ़जन विधि विधि का स्रोत है क्योंकि यह व्युत्पन्न होती है। रूढ़जन विधि जो है वो विधि का स्रोत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। तो केवल प्राचीन रूढ़ियों से उत्पन्न होती है, या समाज में अविभावी सभी रूढ़ियों से, या केवल किसी रूढ़ियों से जो समाज में स्मरणातीत काल से अनुसरण की जा रही हैं, या केवल उपर्युक्त रूढ़ियों में से जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है तथा सर्वमान्य हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी दे रहा है, ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रूढ़ि विधायन से पूर्वगामी होती है। रूढ़ि विधायन से पूर्वगामी होती है, अतः उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। यह सिद्धांत मूल लक्षण है। तो यह सिद्धांत किसका मूल लक्षण है? ये समाजशास्त्री विचारधारा का है, या विश्लेषणात्मक विचारधारा का है, या नैसर्गिक विधि विचारधारा का है, ऐतिहासिक विचारधारा का है? तो ये ऐतिहासिक विचारधारा का ये कथन है
कि रूढ़ि विधायन से पूर्वगामी होती है, अतः उससे श्रेष्ठ होती है। ये आप इतना याद रखें कि रूढ़ि विधायन से पूर्वगामी होती है, अतः उससे श्रेष्ठ होती है, तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल विचारधारा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी ने संप्रेषित किया है कि, अब क्या संप्रेषित किया है, विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है। रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए। ऑप्शन 3 है कि रूढ़ि विधायन से महत्वपूर्ण नहीं होती, और ऑप्शन 4 है रूढ़ि विधायन से वरीय होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक तो ये है हमारा, विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है, विधायन से पहले रूढ़ि का स्थान है, ये क्लियर सही बात है। और ऑप्शन हमारा 2 है कि रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए, ये भी बात सही है। और ये है हमारा, रूढ़ि विधायन से बरी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये सेविग्नी ने कहा था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेविग्नी। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है? वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है, तो ये प्राचीनता, निरंतरता, अनिश्चितता और शांतिपूर्वक उपयोग। तो ये अनिश्चितता यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, वैध प्रथा का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो रूढ़ि का निरंतर अनुपालन आवश्यक नहीं है, तो ये आवश्यक तत्व नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। विद्यमान रूढ़ि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, वह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, ये कथन मिथ्या है। ठीक है, विद्यमान रूढ़ि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है? तो वह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, ये मिथ्या कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो रूढ़ि का आवश्यक तत्व कौन नहीं है? प्राचीनता, निश्चितता, शांतिपूर्ण उपभोग या असुसंगता। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, असुसंगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ये आपको 100% याद रखना है। निरंतरता, मौलिकता, निश्चितता और सुसंगतता। तो यहाँ पे मौलिकता ये विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? ये विधिक रूढ़ि का है और यहाँ रूढ़ि का दे दिया है। ठीक है, रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन है निश्चितता, युक्तियुक्तता और निरंतरता और नैतिक बल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, नैतिक बल। ठीक है, ऑप्शन डी, नैतिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध रूढ़ि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वैध रूढ़ि के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राचीनता, युक्तियुक्तता, निरंतरता और सरकार द्वारा अनुमोदन। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन बिल्कुल सटीक है वहीं पे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है, सरकार द्वारा अनुमोदन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्याय को दो भागों, वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है? किसने न्याय को दो भागों, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए है डेविन ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, या प्लेटो ने, या एक्विनास ने। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, अरस्तु ने ये न्याय को दो भागों में विभाजित किया था, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती है, वह है, तो वह क्या है? सामान्य रूढ़ि, विधिक रूढ़ि, स्थायी रूढ़ि या अभिसमयात्मक रूढ़ि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अभिसमयात्मक रूढ़ि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारे पास, एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई प्रत्येक बात सम्मिलित है।
जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? कीटन ने, ग्रे ने, सामान्य या जैक्स ने? तो ये ग्रे ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्न में कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं? ये किसने कहा था? हॉलैंड ने, ग्रे ने, सामान्य या ऑस्टिन ने? तो ये ग्रे ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निर्णीतानुसार के सिद्धांत का पालन करता है? कौन सा देश? तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान। तो इसमें इंग्लैंड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 23, निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया कथन है। तो व्यक्त किया गया कथन ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने, सामान्य ने, पीजी सिंह ने या क्रिज ने? तो ये सामान्य ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं, इस विचार के समर्थक हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि विधि का निर्माण करते हैं। तो ये किसने कहा था? ग्रे ने, डायसी ने, सामान्य या ब्लैकस्टोन ने? तो ये ग्रे ने कहा था। दोस्तों, जो भी हमारे जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र जो भी हैं, तो उन्होंने कौन कौन से कथन कहे थे और उनके कौन कौन से सेंटेंस हैं कहे द्वारा, तो वो यदि किसी के लिए चाहिए तो वन लाइनर में आपके लिए सेंड कर दूंगा, तो वो मुझे कमेंट कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वो कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब जय हिंद, जय।